नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 3। उस औरत को मैं शक के बिना पर गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा, फिलहाल नहीं कर रहा। मगर उसे समझा देना कि उसकी भलाई इसी में है कि वो आने वाले दिनों में कहीं गायब हो जाने की कोशिश ना करे। बेहतर। और तुम भी। मैं किस लिए? क्या मैं भी मर्डर सस्पेक्ट हूं? तुम मटेरियल विटनेस हो। मैंने खामोशी से सहमति में सिर हिलाया। अब फुटो। मैं फुटा। मिसेज ओबराय मुझे एक बेडरूम में एक सोफे पर बैठी दिखाई दी। उसके साथ लगभग उससे जुड़ा हुआ एक सूट बूटधारी व्यक्ति बैठा हुआ था, जो उसके चेहरे के इतने करीब मुंह ले जाकर उससे बात कर रहा था कि उसके कान में फूंक मारता मालूम हो रहा था। मेरे आगमन पर दोनों की जुगलबंदी भंग हुई। मिसेज ओबराय ने मेरा उससे परिचय कराया। मालूम हुआ कि उस शख्स का नाम बलराज सोनी था और वो वकील था। वकील ने उठकर बड़ी फूंफा के साथ मुझसे हाथ मिलाया। आप यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं पूछे बिना ना रह सका। सोनी साहब का यहाँ फोन आया था, जवाब मिसेज ओबराय ने दिया। ओबराय साहब से बात करने के लिए। फोन मैंने सुना तो मैंने इन्हें बताया कि यहाँ क्या हो गया था। ये दौड़े चले आए यहाँ। तांगा कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, मैं बोला। जी? बलराज सोनी सकपकाया। कुछ नहीं, मैं जल्दी से बोला। तो सोनी साहब, आपने ओबराय साहब के लिए यहाँ फोन किया था? हाँ। आपको मालूम था वे यहाँ आने वाले थे? नहीं मालूम था, लेकिन पहले मैंने मद्रास होटल फोन किया था। ओबराय साहब वहां से जा चुके थे। फिर मैंने गोल्फ लिंक उनकी कोठी पर फोन किया था। वे वहां पहुंचे नहीं थे। तब मुझे यहाँ फोन करने का ख्याल आया था। यहाँ फोन कमला ने उठाया। असली बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मैं दौड़ा यहाँ चला आया। बहुत जल्दी पहुंचे आप यहाँ। मैं यहाँ से ज्यादा दूर जो नहीं था। कहाँ से तशरीफ लाए आप यहाँ? हौज खास से। हौज खास रहते हैं आप? नहीं, रहता तो मैं सुंदर नगर में हूँ। मैडम से सारी दास्तान तो आप सुन ही चुके होंगे। हाँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अमरजीत मेरा बचपन का दोस्त था, भाई जैसा, भाई से ज्यादा। आप वकील हैं, ओबराय साहब को अपना जिगरी दोस्त बताया आपने। फिर तो वे आपके क्लाइंट होंगे। थे। अब मिसेज ओबराय की कानूनी स्थिति क्या होगी आपके ख्याल से? सब ठीक ही होगा। ओबराय साहब के तमाम कागजात कानूनी तौर पर चौकस हैं। उनकी वसीयत। मैंने विरासत की कानूनी स्थिति के बारे में सवाल नहीं किया था वकील साहब। तो मैं तो बतौर मर्डर सस्पेक्ट इनकी कानूनी स्थिति जानना चाहता था। मर्डर? जी हाँ। लगता है मैडम ने आपको केस का आत्महत्या वाला संस्करण ही सुनाया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पुलिस की निगाह में यह कत्ल का केस है और मैडम मर्डर सस्पेक्ट नंबर 1 है। नॉनसेंस। मैडम ऐसा नहीं समझती। समझती होती तो ये मेरी एक प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाओं की तलबगार ना होती। उसने कमला की तरफ देखा। कमला ने हौले से बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। आप अभी भी समझते हैं? मैं बोला कि ये नॉनसेंस है। हाँ, वकील जिद भरे स्वर में बोला। ठीक है, समझिए, लेकिन समझते रहेंगे नहीं आप। बहुत जल्द मैडम को फांसी नहीं तो उम्र कैद तो जरूर हो जाएगी, और इनकी एक हत्यारी की मदद करने के इल्जाम में आपका एक खादिम भी 3-4 साल के लिए तो नप ही जाएगा। वकील के चेहरे पर गहन गंभीरता के भाव आए। तभी चौखट पर सब इंस्पेक्टर यादव प्रकट हुआ। कमला ने उसका वकील से परिचय कराया, जिसकी तरफ यादव ने कोई खास तवज्जो न दी। हम लोग लाश समेत यहां से जा रहे हैं, यादव बोला। आपके लिए पुलिस की क्या हिदायत है यह आपका जासूस आपको समझा चुका होगा। कोई कसर रह गई हो तो अपने वकील से समझ लीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि भविष्य में आप कहाँ उपलब्ध होंगी। गोल्फ लिंक, कमला बोली। उसने अपनी कोठी का पता और फोन नंबर यादव को लिखवा दिया। शुक्रिया। फिर यादव अपने दलबल के साथ वहां से विदा हो गया। उसके बाद वकील भी। पीछे उजाड़ फार्म हाउस में फिर मैं और कमला ओबराय रह गए। अब तुम क्या चाहते हो? वो बोली। जो मैं चाहता हूं
मैं उसे नक से सिक तक निहारता हुआ बोला, मुझे उसके हासिल हो पाने का माहौल तो मुझे इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त क्या चाहते हो? अपनी फीस 20,000 रुपए डाउन पेमेंट फिलहाल। मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता चुकी कि इस वक्त मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं है? यहां नहीं है ना? नकद रकम घर पर भी मुमकिन नहीं, चेक भी चलेगा। तुम कल तक इंतजार नहीं कर सकते? कल किसने देखा है मैडम? ठीक है, मेरे साथ गोल्फ लिंक चलो, मैं तुम्हें चेक लिख दूंगी। मंजूर। चैप्टर 2। गोल्फ लिंक में अमरजीत ओबराय की बहुत बड़ी कोठी थी, जहां की कमला और मैं आगे पीछे अपनी कार चलाते हुए पहुंचे। तब मैंने एक बात नोट की। कमला ड्राइविंग के वक्त कॉटन के दस्ताने पहनती थी। अपनी मारुति कार से उतरने से पहले दस्ताने उसने उतारकर भीतर कार में रख दिए थे। उस वक्त तक आधी रात हो चुकी थी। मैंने देखा कि कोठी के आगे इतना बड़ा लॉन था और ड्राइववे के दोनों तरफ इतने पेड़ थे कि ये कोई छोटा मोटा पब्लिक पार्क मालूम होता था। आधी रात को भी लॉन के बीचों बीच एक खूबसूरत फव्वारा तक चल रहा था। कोठी का एक साइड डोर उसने चाबी लगाकर खोला। हम दोनों भीतर दाखिल हुए। संगमरमर के फर्श वाले गलियारे पर चलते हुए हम एक बंद दरवाजे तक पहुंचे। उसने वो दरवाजा खोला। भीतर रोशनी थी। मैंने देखा वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा विशाल, बेहद कीमती फर्नीचर वगैरह से सजा हुआ ड्राइंग रूम था। फर्श पर इतना कीमती कालीन बिछा हुआ था जिस पर की कदम रखते हुए मुझे झिझक हो रही थी। एक और दीवार के साथ बार बना हुआ था जिस पर कम से कम 30 ब्रांड की ड्रिंक्स की बोतलें सुसज्जित थी। उसका पृष्ठभाग सारे का सारा शीशे के दरवाजों का था जिस पर कि उस वक्त पर्दे खींचे हुए थे। मैंने आगे बढ़कर एक पर्दे को थोड़ा सरकाकर बाहर झांका तो मुझे बाहर एक शानदार स्विमिंग पूल दिखाई दिया। रईस होना बहुत फायदे की बात थी, इसलिए गरीब होना लानत की बात थी। इसलिए दौलत हासिल करने के लिए खतरा, जान तक का खतरा मोल लेना आपके खादिम की आदत बन गई थी। बैठो, वो बोली। शुक्रिया, मैं बोला, लेकिन मैंने बैठने का उपक्रम ना किया। ड्रिंक? मैंने बोतलों से अटे पड़े बार पर निगाह दौड़ाई और बोला, आई डोंट माइंड। क्या पियोगे? हैंसी, मैंने निसंकोच बोला। वहां मौजूद ड्रिंक्स में सबसे कीमती मुझे वही दिखाई दी थी। वो बार पर पहुंची। उसके पीछे पीछे चलता मैं भी बार तक पहुंचा। उसने 2 ग्लासों में हैंसी के ढेर सारी मात्रा डाली। वाटर? वो बोली। ना ना, मैं जल्दी से बोला, मिलावट का जमाना है, लेकिन इतनी कीमती चीज में मुझे मिलावट गवारा नहीं होगी। मैंने एक ग्लास उठा लिया। मैंने उस उम्दा कॉन्याक ब्रांडी की एक हल्की सी चुस्की ली और फिर बोला, इस किले में कितने आदमी रहते हैं? अब तो, वो बोली, मैं अकेली ही समझो। ओह, वैसे नौकर चाकर बहुत हैं। तब मुझे ओबराय के वर्दीधारी सोफर का ध्यान आया। साहब का सोफर? मैंने पूछा। यहीं रहता है या मर्सिडीज छोड़कर घर चला जाता है? यहीं रहता है। उसे बुलाओ। क्यों? उससे ये मालूम हो सकता है कि साहब छतरपुर कैसे पहुंचे थे। जरूरी नहीं उसे मालूम हो। मैंने कहा है मालूम हो सकता है, पूछने में हर्ज क्या है? अच्छा, भीतर स्टडी में इंटरकॉम है, मैं उस पर उसे यहां आने के लिए भी कहती हूँ और तुम्हारा चेक भी बनाकर लाती हूँ। वेरी गुड। अपना ब्रांडी का ग्लास हाथ में थामे वो बार के पहलू में ही बने एक बंद दरवाजे को खोलकर भीतर दाखिल हो गई। मैं ब्रांडी का ग्लास संभाले एक सोफे पर जा बैठा और 20,000 की डाउन पेमेंट और कुल जमा 2 लाख रुपए का सपना देखने लगा। सपना मुझे बहुत सुखद लगा। सुधीर कोहली, मैंने खुद की पीठ थपथपाई। द लकी बास्टर्ड। कमला वापस लौटी। उसके हाथ में एक चेक था जो कि उसने मुझे सौंप दिया। शुक्रिया। मैंने चेक का एक बार मुआयना किया और फिर उसे दोहरा करके जेब में रख लिया। अब ये समझ लो कि हमारे सहयोग पर सरकार की मुहर लग गई। दैट्स गुड। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। कमला ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उसी शख्स ने भीतर कदम रखा जिसे मैंने दिन में सोफर की वर्दी पहने ओबराय की मर्सिडीज चलाते देखा था। उस वक्त वो कुर्ता पाजामा पहने था और कंधों के गिर्द एक शॉल लपेटे था। इसका नाम कदम सिंह है, कमला बोली। ये साहब का सोफर है। मुझे पहचाना कदम सिंह? मैंने पूछा। नहीं, वो बोला। मुझे सुधीर कोहली कहते हैं, मैं डिटेक्टिव हूं। प्राइवेट मैंने जानबूझकर नहीं कहा। वो खामोश रहा। मेरे डिटेक्टिव होने का उसने कोई रोब खाया हो ऐसा उसकी सूरत से ना लगा। आज दिन में तुम ओबराय साहब की गाड़ी चला रहे थे? मैं बोला। जी हाँ, वो बोला, हमेशा ही चलाता हूं।
कहाँ कहाँ गए थे साहब? वो हिचकिचाया। उसने कमला की तरफ देखा। जवाब दो कदम सिंह, कमला बोली। पहले हम यहीं से मद्रास होटल गए थे, वो बोला। वहां से साहब को मैं लंच के लिए चैम्सफोर्ड क्लब लेकर गया था, फिर वापस आया था, फिर राजेंद्रा प्लेस जाना हुआ था। अकेले? यानी कि तुम और साहब? नहीं, साथ 2 आदमी और थे। तुम उन्हें जानते हो? हाँ, वे दोनों साहब के भरोसे के आदमी हैं। एक का नाम उमराव सिंह है और दूसरे का नाम लच्छीराम। चितकबरे का नाम उमराव सिंह है या लच्छीराम? लच्छीराम, वो हैरानी से मेरा मुंह देखता हुआ बोला। फिर राजेंद्र प्लेस से कहाँ गए तुम? नारायणा, वहां से साहब ने मुझे वापस भेज दिया था। क्यों? वजह पूछना तो मेरा काम नहीं। नारायणा में तुम उन्हें लेकर कहाँ गए थे? पायल सिनेमा के पास कहीं गया था मैं। ये तो बहुत गोलमोल जवाब हुआ। पायल सिनेमा के पास कहाँ गए थे तुम? मैं जगह से वाकिफ नहीं। कोई नंबर वंबर तो बताया होगा साहब ने? बताया था, लेकिन अब वो मुझे भूल गया है। उमराव सिंह और लच्छीराम का क्या हुआ? वे तो राजेंद्र प्लेस ही रह गए थे। वे साहब के साथ नारायणा नहीं गए थे? नहीं। तुमने साहब से पूछा नहीं कि वे पीछे क्यों रह गए थे? मैं भला क्यों पूछता? इस बाबत उन दोनों में और तुम्हारे साहब में तुम्हारे सामने कोई बात नहीं हुई थी? जी नहीं। कदम सिंह, जी साहब, तुम झूठ बोल रहे हो। जी? तुम्हें यह भी मालूम है कि वे दोनों पीछे क्यों रह गए थे, और यह भी मालूम है कि तुम्हारे साहब नारायणा में कहाँ गए थे? वो खामोश रहा। उसने व्याकुल भाव से कमला की तरफ देखा। तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हारे साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। जी? वो बुरी तरह से चौंका। छतरपुर में उनके फार्म में उनका कत्ल हो गया है और पुलिस को कातिल की तलाश है। मेरे सामने झूठ बोलने से तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर पुलिस के सामने झूठ बोलोगे तो हवालात में नजर आओगे, समझे? उसने बेचैनी से पहलू बदला। अब सच सच मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब मैडम के सामने देना मुनासिब ना होगा। तुम मेरी परवाह ना करो, कमला बोली। साहब नारायणा में जूही चावला के बंगले पर गए थे, और अपने चमचों को पीछे क्यों छोड़ गए थे? लच्छीराम का ख्याल था कि कोई आदमी उनके पीछे लगा हुआ था। वे राजेंद्र प्लेस में यही देखने के लिए साहब से अलग हो गए थे कि उनका शक सही था या नहीं। शक सही था उनका? जी हाँ था। उन्होंने खुद ही आकर बताया था कि जो आदमी साहब के पीछे लगा हुआ था उसके साथ उनकी मारपीट भी हुई थी। मर्सिडीज तो उसी सड़क पर खड़ी थी। मारपीट तुमने नहीं देखी थी? नहीं, मैं इत्तेफाक से उस वक्त गाड़ी में नहीं था। मैं जरा, उसने ससंग भाव से कमला की तरफ देखा, बगल की गली में गया हुआ था। जो कि अच्छा ही हुआ, मैंने सोचा, नहीं तो मारपीट में 2 के मुकाबले 3 हो जाते। फिर? प्रत्यक्ष में बोला। वहां हम तीनों थोड़ी देर बाहर ठहरे थे, फिर साहब ने बाहर आकर हम सबको वहां से रुखसत कर दिया था। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, साहब का कत्ल जूही मैम साहब ने किया? ये कैसे सूझा तुम्हें? यूं ही क्या? हर बात की कोई वजह होती है। इस संदर्भ में जूही का ही नाम क्यों सूझा तुम्हें? मैं साहब को जूही मैम साहब के साथ छोड़कर आया था। आपने कत्ल की बात की तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा उन्हीं ने किया हो। क्या कहने तुम्हारे सोचने के? वो खामोश रहा। बाद में तुम साहब को लेने दोबारा नारायणा गए थे? नहीं। उन्होंने तुम्हें गाड़ी कहीं और लाने के लिए कहा था? नहीं, उन्होंने मुझे नारायणा से ही भेज दिया था। आई सी, ठीक है, तुम जा सकते हो। वो चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव लिए वहां से विदा हो गया। आप जूही चावला को जानती है? मैंने कमला से पूछा। जानती हूँ, यहाँ की पार्टियों में वो अक्सर आया करती है और हमेशा मेरे साथ बड़े अदब से पेश आती है, लेकिन ये मुझे कभी नहीं सूझा था कि मेरे हस्बैंड की उसके साथ आशनाई हो सकती थी। ऐसा कोई संकेत तो अभी भी हासिल नहीं? कैसे हासिल नहीं? अपना ऑफिस छोड़कर उसके घर पर ओबराय साहब और किस लिए जाते थे? जरूर उस कुतिया की वजह से ही वे मुझसे तलाक चाहते थे। मुझे इस बात का अंदेशा तो था कि मेरे मर्द को किसी गैर औरत से आशनाई थी, लेकिन वो औरत जूही चावला थी, ये मुझे कभी नहीं सूझा था। हरामजादी मुझे आंटी कहा करती थी, जबकि मुश्किल से 2 या 3 साल छोटी होगी मुझसे। तलाक तो आप भी चाहती थी अपने पति से। कोई भी गैरतमंद औरत अपने बेवफा पति से तलाक चाह सकती है, लेकिन मेरे तलाक चाहने में और मेरे पति के तलाक चाहने में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मेरा पति फोकट में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था, जबकि आप जायदाद में हिस्से की और हर्जे खर्चे की ख्वाहिशमंद थी। हाँ, आप चाहती थी कि इससे पहले आपका पति किसी बहाने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर करे
आप उसकी किसी गैर औरत से आस नहीं साबित कर सकें और उस बिना पर हर्जे खर्चे के साथ उससे तलाक हासिल कर सकें। इसलिए आपको एक प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाओं की जरूरत थी। हाँ। मेरा नाम कैसे सूझा आपको? किसी ने सुझाया था। किसने? बलराज सोनी ने। आई सी, मैं गंभीरता से बोला। ड्रिंक और हो जाए? मेरा खाली ग्लास देखकर वो बोली। हो जाए, मैं बोला। क्या हर्ज है? मेरा और अपना ग्लास लेकर वो बार पर गई। हैंसी के नए जाम तैयार करके वो वापस लौटी। हम दोनों एक सोफे पर अगल बगल बैठ गए। बड़े अफसोस की बात थी कि हम दोनों के बीच एक निहायत इज्जतदार फासला था। आपकी और आपके पति की उम्र में बहुत फर्क है, मैं बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोली, उसकी माँ ने उसे मेरी माँ के मुझे पैदा करने से बहुत पहले पैदा किया था। आप बात को मजाक में ले रही हैं। मैंने ये सवाल गंभीरता से किया था। मैं ओबराय साहब की दूसरी बीवी हूं। पहले को क्या हुआ? परलोक सिधार गई। कोई औलाद? कोई नहीं। आप पर नजर इनायत कैसे हुई साहब की? वो हिचकिचाई। क्लाइंट और प्राइवेट डिटेक्टिव का रिश्ता मरीज और डॉक्टर जैसा होता है। जैसे मरीज को डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वैसे क्लाइंट को भी प्राइवेट डिटेक्टिव से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैं राजदूत में कैबरे डांसर थी, वो बोली। ओबराय साहब वहां अक्सर आते थे। मुझ पर फिदा हो गए। शादी की ख्वाहिश जाहिर करने लगे, जो कि मैंने कबूल कर ली। उनसे या उनकी दौलत से? अक्लमंद को इशारा काफी होता है। जब आपकी और उनकी रिश्तेदारी की बुनियाद मोहब्बत नहीं थी, तो आपको उनके किसी गैर औरत से ताल्लुकात से क्या फर्क पड़ता था? ताल्लुकात से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरा पत्ता काट कर किसी और से शादी कर लेने के उनके खतरनाक इरादे से फर्क पड़ता था। औरतों के बहुत रसिया थे ओबराय साहब। हाँ, बहुत ज्यादा। जूही चावला ने उनका कत्ल किया हो सकता है। वो किस लिए? शायद आपके पति ने उसे ना बताया हो कि वे शादीशुदा थे और उसे शादी का झांसा देकर खराब किया हो। मिस्टर, फरमाइए। तुम्हें नशा हो गया है क्या? कैसे जाना? तुम्हारी अकल तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मैं अभी तो कहकर हटी हूं कि यहां आया करती थी और मुझे आंटी कहा करती थी। ओह सॉरी। मैंने डनहिल का अपना पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। मैंने महसूस किया मेरा दिमाग वाकई हवा में उड़ने लगा था। सिगरेट ने मुझे थोड़ी राहत पहुंचाई। मैं मिलूंगा उस लड़की से, मैंने घोषणा की। जरूर मिलना, लेकिन सावधान रहना। किस बात से? उसकी खूबसूरती से। बहुत खूबसूरत है वो। आपसे ज्यादा? हाँ, मुझसे ज्यादा। पहली बार किसी खूबसूरत औरत को किसी दूसरी खूबसूरत औरत को अपने से ज्यादा खूबसूरत तस्लीम करते देख रहा हूं। हकीकत हकीकत है। मैं तो नहीं मान सकता। क्या? कि दुनिया में कोई औरत आपसे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। वो खुश हो गई, लेकिन प्रत्यक्ष वो बोली, अरे मैं कुछ नहीं हूं। अपनी निगाहों में, मेरी निगाहों में नहीं। मैडम, हीरे की कद्र सिर्फ जोहरी को होती है। तुम जोहरी हो? हाँ। वो हंसी। हंसी तो फंसी। मैंने अपना ग्लास खाली करके सामने की मेज पर रख दिया और उसकी तरफ सरका। वो उठकर खड़ी हो गई। मैंने उसकी नंगी बाहें थाम ली। उसने बाहें छुड़ाने का उपक्रम ना किया। मैंने उसको तनिक अपनी तरफ खींचा तो वो मेरी गोद में आकर गिरी। उसके हाथ में थमे ग्लास में से ब्रांडी छलकी और उसके छींटे उसके चेहरे पर जाकर पड़े। मैंने बड़ी नफासत से उसके गुलाब से गालों पर से हेनेसी की बूंदें चाटी। फिर उसने ग्लास हाथ से फिसलकर नीचे कालीन पर गिर जाने दिया और अपनी लंबी सुडौल बाहें मेरे गले में डाल दी। उसका कठोर उन्नत वृक्ष मेरे चेहरे से टकराने लगा। मैंने उसे कसकर अपने साथ चपटा लिया और अपना मुंह उसके ओरोजों में धंसा दिया। उसके नौजवान जिस्म में से भड़की हुई आग जैसी तपिश पैदा होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और निढाल होकर मेरी गोद में पसरी जाने लगी। इमारत में कहीं टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तुरंत उसके जिस्म से मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। बजने दो, वो मेरे कान में फुसफुसाई। नहीं, फोन सुनकर आओ। लेकिन इसे इंटरवल समझो। इतनी रात गए कोई खामखा फोन नहीं कर रहा होगा। फोन कॉल का कोई रिश्ता तुम्हारे पति की मौत से हो सकता है। अच्छा। बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से वो मेरी गोद से उठी। अपने कपड़े और बाल व्यवस्थित करती हुई वो गलियारे दरवाजे के रास्ते से वहां से बाहर निकल गई। मैं सोचने लगा टेलीफोन तो स्टडी में भी हो सकता था। इतनी बड़ी कोठी में तो कहीं टेलीफोन मुमकिन थे। मुझे लगा कि घंटी स्टडी में भी बजी थी। मैं उठ खड़ा हुआ। स्टडी का दरवाज़ा खोलकर मैं भीतर दाखिल हुआ। भीतर बत्ती नहीं जल रही थी।
लेकिन बाहर की जो थोड़ी बहुत रोशनी वहां प्रतिबिंब हो रही थी उसमें मुझे परे एक मेज पर पड़ा टेलीफोन दिखाई दिया। मैंने आगे बढ़कर उसका रिसीवर उठाकर अपने कान से लगा लिया। मेरे कानों में एक जनाना आवाज पड़ी, लेकिन मुझे गारंटी थी कि वो आवाज कमला की नहीं थी। तभी मेरी खोपड़ी पर कोई बम छूटा। फोन मेरे हाथ से छूट गया और मेरे घुटने मुड़ गए। मेरी आंखों के आगे लाल पीले सितारे नाचने लगे। अंधेरे में मैंने अपने हाथ सामने को झपटाए तो वो किसी के जिस्म से टकराए। तभी एक और प्रहार मेरी कनपट्टी पर हुआ। मेरे हाथ में तब किसी की बांह आ गई, जिसे मैंने पूरी शक्ति से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। कोई मेरे ऊपर आकर गिरा। मैंने फुर्ती से करवट बदली और उसके ऊपर सवार हो गया। अंधेरे में मैंने अपने दोनों हाथों के घूंसे ताबड़तोड़ अपने नीचे दबे व्यक्ति पर बरसाने आरंभ कर दिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस पर कहां प्रहार कर रहा था, लेकिन अब बदले में मुझ पर कोई प्रहार नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं कैसे वो मुझे अपने ऊपर से धकेलने में कामयाब हो गया। नीम अंधेरे में एक डंडा मुझे अपने चेहरे की तरफ लहराता आता दिखाई दिया। मैंने तुरंत करवट बदली। डंडा जोर से फर्श से टकराया। वो आदमी उठकर दरवाजे की तरफ भागा। मैंने फर्श पर पड़े पड़े ही जंप लगाई। मेरी दोनों बाहें उसकी कमर से लिपट गई। हम दोनों धड़ाम से नीचे गिरे। मैं उससे पहले उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैंने अपने जूते की एक भरपूर ठोकर उसकी पसलियों में जमाई। वो गेंद की तरह परे उछला और फिर जहां जाकर गिरा वहां से दोबारा ना हिला। मैं हांफता हुआ उसके सिर पर जा खड़ा हुआ और उसके शरीर में कोई हरकत होने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी लगभग भागती हुई कमला स्टडी रूम में दाखिल हुई। सुधीर, वो आतंकित भाव से बोली, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम कि यहाँ की बिजली का स्विच कहाँ है, मैं बोला। बत्ती जलाओ, फिर देखते हैं क्या हुआ। उसने बत्ती जलाई तो मैंने देखा कि मेरे सामने नीचे फर्श पर जो आदमी पड़ा था, मेरे अधिकतर घूंसे लगता था उसके चेहरे पर ही पड़े थे। उसकी नाक में से खून बह रहा था। ऊपर का होंठ कट गया था। सामने के 2 दांत टूट गए थे और चेहरा यूं लगता था जैसे स्टीम रोलर से टकराया था। उस वक्त उसकी चेतना लुप्त थी। खुद मेरी कनपट्टी और खोपड़ी पर 2 गुमड़ सिर उठाने लगे थे और मेरी खोपड़ी में यूं साए साए हो रही थी जैसे जैसे भीतर कोई बम विस्फोट होने वाला था। मेरा दिल धाड़ धाड़ मेरी पसलियों से टकरा रहा था। कौन है ये? कमला बदहवास भाव से बोली। तुम नहीं जानती? मैंने पूछा। इसकी सूरत आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। इसे होश में लाते हैं, फिर ये खुद ही बताएगा कि ये कौन है। तुम थोड़ा पानी लेकर आओ। वो वहां से चली गई। मैंने उस आदमी की बगलों में हाथ डालकर उसे उठाया और उसे एक कुर्सी पर डाल दिया। वो 41 साल का काफी लंबा चौड़ा आदमी था। वो एक सूट पहने था, जिसको टटोलकर मैंने उसके कोट की भीतरी जेब से एक रिवॉल्वर बरामद की। जिस डंडे से 2 बार मेरी खोपड़ी पर प्रहार किया गया था वो परे लुढ़क गया था और गनीमत थी कि वो लकड़ी का था। लोहे का होता तो उसके पहले ही वार से मेरी खोपड़ी तरबूज बन चुकी होती। कमला पानी का एक जग लेकर वापस लौटी। मैंने जग खुद थाम लिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। उसे होश आया। अपने सामने का नजारा देखते ही उसका हाथ अपने कोट की भीतरी जेब की तरफ झपटा। इसे ढूंढ रहे हो? मैंने उसकी रिवॉल्वर उसकी तरफ तानी। साले, वो खून थूकता हुआ कहर भरे स्वर में बोला, खून पी जाऊंगा, जान से मार डालूंगा। अच्छा, कैसे करोगे इतने सारे काम? उसने फिर गाली बकी तो अपने बाएं हाथ में अभी भी थमे जग का सारा पानी मैंने उस पर पलट दिया। कौन हो तुम? मैं बोला। उसने जवाब न दिया। वो बड़े निडर भाव से अपलक मुझे देखता रहा। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर को नाल से उसकी पहले से लहूलुहान नाक पर दस्तक दी। वो पीड़ा से बुरी तरह बिलबिलाया। हरामजादे, मैं कहर भरे स्वर में बोला, मैंने तेरे से एक सवाल पूछा है। वो परे देखने लगा। प्रहार के लिए मैंने फिर हाथ उठाया तो कमला बड़े व्याकुल भाव से बोल पड़ी, इतनी मारपीट मत करो, इसकी तलाशी लो। इसकी जेब में से ऐसा कुछ निकलेगा जिससे मालूम हो सकेगा कि ये कौन है। तुम्हें इस पर तरस आ रहा है? हाँ, ये जानते हुए कि एक चोर है और इसने अभी मुझ पर कातिलाना हमला किया था। ऐसा हमला ये तुम पर भी कर सकता था। वो खामोश रही। मेरे ख्याल से ये तब भी यहां था जब तुम मेरे लिए चेक बनाने और इंटरकॉम इस्तेमाल करने यहां आई थी। ये हमारे यहां पहुंचने से पहले यहां था। इसने मुझ पर हमला नहीं किया था क्योंकि तुम औरत हो, तुमसे ये निपट सकता था। तब ये यहां कहीं छुप गया होगा। मुझसे निपटना इसे मुहाल लगा होगा, इसलिए इसने छुपकर मुझ पर हमला कर दिया था। वो खामोश रही। कुछ क्षण मैं भी खामोश रहा। फिर मैंने उसे रिवॉल्वर थमाई और बोला, इसे उस पर तान कर रखना, मैं तलाशी लेता हूं इसकी। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैंने उसकी तलाशी ली। मैंने उसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया जिस पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी और नाम की जगह पर पी चौधरी लिखा था।
उसके बटुए में कम से कम 5,000 रुपए के नोट थे और कुछ विजिटिंग कार्ड थे जिन पर उसके नाम के नीचे पते के स्थान पर लिखा था जॉन पी अलेक्जेंडर एंटरप्राइजेस, विक्रम टावर, राजेंद्र पैलेस, नई दिल्ली 110060। तो वो अलेक्जेंडर का आदमी था। मैंने उसका सब सामान उसके कोट की जेब में वापस डाल दिया और कमला से रिवॉल्वर वापस ले ली। कहीं से रस्सी तलाश करके लाओ, मैं बोला। इसके हाथ पांव बांधने होंगे। वो किस लिए? ताकि पुलिस के यहाँ आने तक हमें रखवाली के लिए इसके सिर पर ना खड़ा रहना पड़े। तुम इसे पुलिस के हवाले करोगे? और क्या करना चाहिए मुझे? इसकी करतूत के लिए इसे शाबाशी देकर इसे घर भेज देना चाहिए। वो बिना उत्तर दिए रस्सी की तलाश में वहां से निकल गई। मैंने 100 डायल किया और यादव के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि यादव वहां से विदा होने ही वाला था। मैंने उसे चोर के बारे में बताया। चोर? वो बोला। कहाँ पकड़ा चोर? ओबराय की कोठी पर, मैंने उत्तर दिया। ओबराय की कोठी पर? इतनी रात गए? वहां क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा, अफसोस है। कौन है चोर? नाम आरपी चौधरी, अलेक्जेंडर का आदमी है। कौन अलेक्जेंडर? दिल्ली शहर में एक ही अलेक्जेंडर है जिक्र के काबिल। जॉन पी? वही। वो वहां क्या चुराने आया था? मालूम नहीं, मुझसे बात करके राजी नहीं। हम राजी कर लेंगे उसे बात करने के लिए। गुड, तो आ रहे हो? पागल हुए हो? 14 घंटे हो गए मुझे ड्यूटी भरते हुए। मैं घर जा रहा हूं, किसी और को भेजता हूं वहां। मैंने फोन रख दिया और चौधरी की तरफ घूमा। सरकारी सवारी आ रही है तुम्हारे लिए। वो खामोश रहा। तभी कमला रस्सी लेकर लौटी। मैंने चौधरी को कुर्सी के साथ मजबूती से बांध दिया जिस पर कि वो बैठा था। उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन वो मुझे घूरता रहा जैसे निगाहों से ही मेरा कत्ल कर देना चाहता हो। कुछ पता लगा कौन है ये? कमला ने उत्सुक भाव से पूछा। तुम किसी जॉन पी अलेक्जेंडर से वाकिफ हो? हाँ, वो यहां अक्सर आया करता है। यानी कि ओबराय साहब भी वाकिफ थे उससे? हाँ। इसका? मैंने चौधरी की तरफ इशारा किया। नाम चौधरी है, ये उसी अलेक्जेंडर का आदमी है। लेकिन अलेक्जेंडर का किसी चोर से क्या वास्ता? वही जो चोरों के सरताज का किसी चोर से होता है। मतलब? लगता है तुम अलेक्जेंडर के नाम से ही वाकिफ हो। ये नहीं जानती हो कि वो क्या करता धरता है। वो एक बिजनेसमैन है। वो एक गैंगस्टर है, दादा है, बड़ा दादा। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। जाहिर है ओबराय साहब की अलेक्जेंडर से कभी कोई अदावत, कोई झकझक, कोई तकरार हुई थी? मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह मेरे पति ने एक बात की थी जिससे लगता था कि उनकी अलेक्जेंडर से कोई अदावत थी, जिसकी वजह से वे उससे सावधान रहना जरूरी समझते थे। क्या किया था उन्होंने? आज सुबह वे 2 सशक्त बॉडीगार्डों के साथ घर से निकले थे। उनमें से एक आदमी के चेहरे पर चेचक के दाग थे। अगर तुम चेचक के दागों वाले आदमी को चितकबरा कहते हो तो वो जरूर वही आदमी थे जिनका जिक्र कदम सिंह ने किया था। मैंने उन आदमियों के बारे में अपने पति से सवाल किया था तो उसने बड़ी खोखली हंसी हंसते हुए कहा था कि वे अलेक्जेंडर के खिलाफ इंश्योरेंस थे। यानी कि ओबराय साहब को अलेक्जेंडर से खतरा था। लगता तो यही था। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, क्या उनके कत्ल में अलेक्जेंडर का हाथ हो सकता है? कत्ल अगर तुमने नहीं किया तो क्यों नहीं हो सकता? तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो? वो आहत भाव से बोली। छोड़ो, मैंने तो महज एक बात कही थी। महज एक बात नहीं, दिल दुखाने वाली बात। क्या यह हैरानी की बात नहीं, मैंने उसके दुखते दिल की परवाह नहीं की कि तुम्हारा पति सारा दिन तो सशस्त्र बॉडीगार्डों के साथ घूमता रहा और जब छतरपुर जैसी उजाड़, तन्हा और शहर से दूर जगह पर जाने की बारी आई तो बॉडीगार्डों को उसने रुखसत कर दिया। है तो सही हैरानी की बात। ये इस बात की तरफ इशारा है कि फार्म पर ओबराय अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसका कोई विश्वास पात्र व्यक्ति था। कौन? जैसे तुम। उसने फिर आहत भाव से मेरी तरफ देखा। या कोई और? उसे तसल्ली देने के तौर पर मैंने जल्दी से कहा। वो खामोश रही। तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हारा पति राजेंद्र प्लेस अलेक्जेंडर से ही मिलने गया था। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां तुम्हारे पति की स्टडी में इस आदमी को किस चीज की तलाश थी। जो भी चीज वो थी, ये तो जाहिर है कि वो इसे अभी भी हासिल नहीं हुई है। हुई होती तो वो इसके पास से बरामद होती, लेकिन वो चीज निश्चय ही अलेक्जेंडर के लिए महत्वपूर्ण थी और उसी वजह से ही शायद उसकी तुम्हारे पति से ठन गई थी। ऐसी चीज क्या हो सकती है? उसने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। मैंने स्टडी में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज अगर ओबराय साहब कहीं रखते तो कहाँ रखते? मेज की दराज में।
तब मुझे ध्यान आया कि अंधेरे में जब मैं टेलीफोन सुन रहा था तो चौधरी मेज के पास ही कहीं था। दराज तक वो मेरे करीब से गुजरे बिना नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने मुझ पर आक्रमण किया था। मैं मेज की तरफ बढ़ा तो मेरी तवज्जो दीवार में जड़ी एक वॉल सेफ की तरफ गई। इस सेफ में, मैंने पूछा, क्या रखते थे ओबराय साहब? कुछ भी नहीं, वो बोली, इसमें सिर्फ मेरे जेवरात हैं। आई सी। मैंने मेज का मुआयना किया तो उसका ताला टूटा पाया। चौधरी कोई मामूली चोर नहीं, मैं बोला। ये बात इससे भी साबित होती है कि इसने इस सेफ की तरफ तवज्जो नहीं दी जिसमें से इसे जरूर लाखों का माल हासिल हो सकता था। इसका मेज का ताला तोड़ना साबित करता है कि जिस चीज की इसे तलाश थी उसके मेज में होने की इसे ज्यादा उम्मीद थी। मैं चौधरी की तरफ घूमा। तुम तो बताओगे नहीं, तुम्हें किस चीज की तलाश थी? उसने मजबूती से दांत भींच लिए। मैं मेज के पीछे बैठ गया। मैंने उसका पहला दराज खोला और बारीकी से उसमें मौजूद सामान टटोलना आरंभ किया। फोन किसका था? एकाएक मैंने बीच में सिर उठाकर पूछा। तब शायद पहली बार सूझा कि उसने मुझे बाहर ड्राइंग रूम में नहीं, भीतर स्टडी में पाया था। ओह, वो तनिक तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, तो स्टडी में तुम्हारे कदम इसलिए पड़े थे? किस लिए पड़े थे? यहां लगे पैरेलल टेलीफोन पर होता वार्तालाप सुनने के लिए। मैं खामोश रहा। जब तुम फोन सुन ही रहे थे तो मुझसे क्या पूछते हो फोन के बारे में? बहरहाल मेरी उस हरकत का अंजाम तो अच्छा ही निकला। मैं स्टडी में ना आता तो मुझे इस शख्स की खबर ना लगती। फिर शायद वो ये चीज चुराने में कामयाब हो जाता जिसे चुराने के लिए वो यहाँ आया था, और फिर मैं फोन पर कोई अहम बात सुनने में कामयाब भी ना हो सका था। मैंने तो अभी रिसीवर थामा ही था कि इस आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया था। किसका फोन था? कोई औरत थी, अपना नाम नहीं बताया था उसने। क्या कह रही थी? ओबराय साहब को पूछ रही थी। मैंने कहा था वे कोठी पर नहीं है तो पूछने लगी कब लौटेंगे। मैंने पूछा वो कौन थी तो कहने लगी कि वो ओबराय साहब की सेक्रेटरी थी, जो कि सफेद झूठ था। मैंने उसे ऐसा जताया तो उसने संबंध विच्छेद कर दिया। तुम्हारा कोई अंदाजा है कि हकीकत में वो कौन थी? अंदाजा है, किसी बुनियाद पर अंदाजा है। मुझे वो आवाज पहचानी हुई लगी थी। जूही चावला की? हाँ। इतनी रात गए क्यों फोन किया होगा उसने ओबराय साहब के लिए? क्या पता क्यों किया था। मुमकिन है, वो विष भरे स्वर में बोली, उसे नींद ना आ रही हो और वो उन्हें आकर साथ सोने के लिए बुला रही हो, या फोन पर लोरी सुनना चाहती हो। पहले दराज में मुझे कोई दिलचस्पी के काबिल चीज न मिली तो मैंने दूसरा, बीच का दराज खोला और उसका पोस्टमार्टम आरंभ किया। ओबराय साहब, एकाएक मैंने पूछा, अपनी रिवॉल्वर कहाँ रखा करते थे? इसी मेज की किसी दराज में। कौन से दराज में? ये मुझे नहीं मालूम। यहां से रिवॉल्वर निकालते वक्त तो मालूम हो गया होगा। फिर आ गए आने वाली जगह पर। मिस्टर, इस मेज को हमेशा ताला लगा होता था और इसकी चाबी मेरे पति के पास, सिर्फ मेरे पति के पास होती थी। तो दोस्तों, ये था खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।